नमस्कार, गुड न्यूज टुडे में स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने के बाद और गोरखपुर सदर से जीत का परचम लहराने के बाद कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहली बार गोरखपुर पहुंचे। जनता ने अपने विधायक, अपने चहेते मुख्यमंत्री का भव्य तरीके से स्वागत किया। गोरखनाथ मंदिर को सजाया गया था, मंदिर के गलियारों में रंगोली बनाई गई थी। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में होली के अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, शिरकत करेंगे और नई सरकार के गठन से ठीक पहले योगी आदित्यनाथ गोरखपुर जा पहुंचे हैं। उधर लखनऊ में योगी के शपथ ग्रहण की तैयारी भी युद्ध स्तर पर लगातार जारी है। भव्य तरीके से यहाँ पर इकाना स्टेडियम, जिसकी बातें हम कर रहे हैं, उसको सजाया जा रहा है। मेहमानों की सूची जो है, उस लिस्ट जो है वो तैयार हो रही है। सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम यहाँ पर किए जा रहे हैं। होली के बाद यानी 21 मार्च के दिन यूपी में बम्पर जीत हासिल करने वाले योगी मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे और दोबारा से अपना कार्यभार संभाल लेंगे। तो वहीं दिल्ली में योगी राज पर मंथन लगातार जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे, लेकिन इनके मंत्रिमंडल में कौन कौन से चेहरे होंगे, किसे किसे अपनी भागीदारी निभाने का यहाँ पर अवसर मिलेगा, मौका मिलेगा, इस पर दिल्ली में जेपी नड्डा संग योगी की अहम बैठकें भी हुई हैं। तो देखिए, यूपी में शानदार जीत के बाद अब सबकी निगाहें इसी बात पर जाकर टिक गई हैं कि योगी कैबिनेट कैसी होगी, कैसी दिखाई देगी। कैबिनेट में कौन कौन सा नया चेहरा शामिल होगा और किसकी छुट्टी हो सकती है या हो जाएगी। लखनऊ से दिल्ली तक लगातार मंथन हो रहा है और एक बात यहां पर साफ हो गई है कि योगी कैबिनेट में दागदारों के लिए कोई भी जगह नहीं होगी। जातीय संतुलन यहां पर दिखेगा तो 2024 की तैयारी भी यहां पर देखने को मिल जाएगी। 10 मार्च को उत्तर प्रदेश का जनादेश आ गया। यूपी की जनता ने योगी पर प्यार और विश्वास की बारिश कर दी। बीजेपी की झोली सीटों से भर दी। अब तैयारी आगे की है। अब तैयारी शपथ ग्रहण की है। अब तैयारी सरकार बनाने की है। ब्रांड मोदी और ब्रांड योगी ने मिलकर यूपी में नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। जनता ने भरोसे से ईवीएम में कमल का बटन दबाया तो अब बीजेपी और योगी के सामने चुनौती है उम्मीदों पर खरा उतरने की, एक सशक्त और मजबूत टीम तैयार करने की। सूत्रों की माने तो योगी राज 2.0 के नए मंत्रिमंडल में नए चेहरों की अच्छी खासी तादाद हो सकती है। पिछली कैबिनेट के 11 मंत्री चुनाव हार चुके हैं, यानी मंत्रियों की अच्छी खासी वैकेंसी है। नए मंत्रिमंडल में जातीय संतुलन का खास ध्यान रखा जाएगा। दागदार चेहरों पर दांव लगाने का जोखिम बीजेपी मोल नहीं लेगी। डिप्टी सीएम का पेच अभी तक सुलझ नहीं पाया है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या केशव मौर्य दोबारा डिप्टी सीएम होंगे। इस बात पर सबसे ज्यादा चर्चा और सबसे ज्यादा कयास भी लगाए जा रहे हैं। और आपको बता दें कि दिल्ली में हो रही सबसे बड़ी मीटिंग के मुद्दे में भी ये मुद्दा सबसे बड़ा है कि केशव मौर्य का क्या होगा। चर्चा ये है कि पार्टी किसी सूरत में केशव मौर्य के हारने के बावजूद उनके न तो चेहरे को कम करना चाहती है और न ही उनका कद छोटा करना चाहती। नई टीम को लेकर योगी आदित्यनाथ दिल्ली में लगातार मंथन कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा और अमित शाह, इन तीन नेताओं की टीम फाइनल करने में अहम भूमिका होगी। बीएल संतोष, राधा मोहन सिंह, स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल, दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य भी मंत्रियों के नाम फाइनल करने वाली टीम में हैं। लखनऊ की सियासत में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात पर है कि इस बार योगी आदित्यनाथ का मंत्रिमंडल कैसा होने जा रहा है। तो जान लीजिए, इस बार के मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपनी छाप भी दिखाई देगी। प्रधानमंत्री क्या चाहते हैं यह भी दिखेगा। जातियों का संतुलन साधा जाएगा, क्षेत्र को महत्व दिया जाएगा और सबसे अहम यह होगा कि इस बार किसी तरह के दागी मंत्रिमंडल में नहीं दिखाई देंगे। यूपी में बहुत कुछ पहली बार हो रहा है। योगी आदित्यनाथ ने कई मिथक तोड़े हैं, कई नई लकीरें खींच दी हैं। 2017 और 2022 के बीच गोमती में काफी पानी बह चुका है। 2017 और 2022 की टीम में फर्क साफ साफ दिख सकता है। नई टीम पर योगी की छाप जरूर दिखेगी। योगी आदित्यनाथ चुनावी अभियान में साफ करते रहे हैं कि उनकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी।
कानून व्यवस्था, अपराध तंत्र पर चोट, महिला सुरक्षा, गरीबों को मुफ्त अनाज, सस्ता पानी, सस्ती बिजली, अच्छी सड़कें, नए राजमार्ग। हमने कहा भी देखो विकास भी कराएंगे, लेकिन बुलडोजर रुकेगा नहीं, माफिया के ऊपर बुलडोजर चलता रहेगा। दंगाइयों के फोटो फिर से लगाएंगे चौराहे चौराहे पर और नोटिस जाएगी कि तुमने इतने साल पहले दंगा किया था, अब बेटा समय आ गया इसकी भरपाई भी कर लो। और इसलिए भाइयों बहनों, एक तरफ विकास है और विकास के साथ साथ माफिया के खिलाफ बुलडोजर भी है। ये वही चला सकता है जिसमें दम होगा। बीजेपी ने यूपी की जनता के दिलों में उम्मीद के जो कमल खिलाए हैं, उन्हें जमीन पर उतारने की चुनौती है और ये तभी पूरी होगी जब टीम मजबूत और मुकम्मल होगी। योगी आदित्यनाथ इसी कोशिश में लगे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि जब मुकाबला बड़ा और लंबा हो तो टीम मजबूत होना बेहद जरूरी हो जाता है। दिल्ली में हिमांशु मिश्रा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, योगी कैबिनेट 2.0 का ब्लूप्रिंट बिल्कुल बनकर तैयार है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हैं। यूपी फतह करने के बाद योगी सरकार 2.0 के सामने कई सारे चैलेंजेस होंगे, बहुत सारी चुनौतियां होंगी जिससे पार पाना उनके लिए जरूरी है। आवारा पशुओं का मसला, बेरोजगारी का मुद्दा, ऐसे तमाम मुद्दे हैं उनके पास जिनसे पार होकर ही बीजेपी 2024 का महासमर जीतना जरूर चाहेगी यहां पर। तो चलिए अब आपको बताते हैं चुनौतियां क्या हैं इस सरकार के सामने। चुनौती नंबर 1 की बात कर लेते हैं, बेरोजगारी की है। बीते 5 साल में यूपी में रोजगार दर तेजी के साथ गिरी है। राज्य में बेरोजगारों की संख्या 17.07 करोड़ पहुंच गई, जबकि 5 साल पहले ये संख्या 14.95 करोड़ हुआ करती थी। अब राज्य में नौकरी कर रहे लोगों की संख्या 16 लाख से ज्यादा घट गई है। और चुनौती नंबर 2 पर आ जाते हैं। देखिए, पुरानी पेंशन स्कीम रहने वाली है। पूरे चुनाव के दौरान ये मुद्दा यहां पर हावी देखा हमने। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने पुरानी पेंशन बहाली को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था। ऊपर से राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे कांग्रेस शासित राज्यों ने पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा करके एक दबाव, एक प्रेशर बढ़ाने का काम किया। बीजेपी ने अपने चुनावी वादे या घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन बहाली का कोई वादा किया नहीं था, लेकिन दबाव यहां पर जरूर रहेगा। चुनौती नंबर 3 किसानों को लेकर सामने आने वाली है सरकार के सामने। अब देखिए, योगी सरकार को 2 साल के अंदर किसानों के मुद्दे को हल करना होगा या फिर कोई समाधान उनको देना होगा। गन्ना किसानों को अच्छी कीमत दिलानी होगी, खेती के लिए मुफ्त बिजली और पानी की व्यवस्था दुरुस्त करनी होगी। बीजेपी ने घोषणा पत्र में ये वादा भी किया है और केंद्र सरकार की ओर से किसानों के लिए चलाई जा रही तमाम योजनाओं को गांव-गांव पहुंचाना होगा। चौथी चुनौती, आगे बढ़ते हैं, आवारा पशुओं की समस्या के समाधान की है। अब योगी राज 2 में सरकार को इस बड़ी समस्या का सही से हल निकालना होगा, क्योंकि आवारा पशुओं के कारण राज्य के किसानों को दोहरा नुकसान होता है। पहला नुकसान ये हो जाता है कि उनकी फसल जो है वो तबाह हो जाती है, नष्ट हो जाती है, और दूसरा कि खेत की घेराबंदी करवाने में खर्च जो है किसानों का वो बढ़ जाता है। 5वीं चुनौती, कानून का राज स्थापित करना होगा। पिछली सरकार में योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर बाबा की जो छवि बनी है उसे बरकरार रखना एक मेजर चैलेंज होने वाला है सरकार के सामने। अपराध और अपराधियों से सख्ती के साथ यहां पर निपटना होगा। अपराधियों पर बिना भेदभाव के एक्शन लेना होगा, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, संप्रदाय से हो या फिर किसी भी जाति के हो। तो चलिए, ये तमाम चुनौतियां जो हैं वो सरकार के सामने हैं और सरकार को एक एक करके इनसे पार पाना होगा। तो चलिए, आज देखिए, योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में हैं, तो वहीं लखनऊ और दिल्ली में योगी सरकार के गठन की कवायद जो है वो तेज हो गई है, चल रही है। अब शपथ ग्रहण और साथ ही सरकार गठन से पहले योगी 2 बार दिल्ली का दौरा कर चुके हैं। और इसी बीच एक बात देखिए, ये तो तय हो गई कि योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण समारोह जो है वो लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में होगा। और माना जा रहा है कि 21 या 22 मार्च को वो शपथ ले सकते हैं, लेकिन जगह और मेहमानों की लिस्ट जो है वो फाइनल है। सैंतीस साल पुराना रिकॉर्ड टूटा तो प्रचंड जीत के बाद दोबारा सरकार बनाने का मौका मिला।
जब जीत बड़ी है तो इसका जश्न भी शानदार होना चाहिए। और बीजेपी ने जश्न के जो वक्त को चुन लिया है वो है योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण। तारीख अभी तय नहीं है, लेकिन जगह मुकर्रर है और वो है लखनऊ का अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम। माना यह जा रहा है कि इसी स्टेडियम में 21 या 22 मार्च को योगी आदित्यनाथ की 2.0 सरकार का शपथ ग्रहण होगा। मेरे पीछे है भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम। ये वही जगह है, ये वही स्टेडियम है जहां पर शपथ ग्रहण समारोह होना है। बताया जा रहा है शपथ ग्रहण समारोह 21 मार्च को होगा और इसके लिए जैसा हमें जानकारी मिल रही है कि 20 मार्च की शाम तक ही यहां पर तैयारियों को पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। योगी के शपथ ग्रहण के लिए स्टेडियम को तैयार करने का काम शुरू हो चुका है। गृह विभाग के अधिकारी दौरा कर रहे हैं। जीत के जलसे को भव्य रूप देने की पूरी रणनीति तय है और इसके लिए ये क्रिकेट स्टेडियम एकदम फिट है। इसमें करीब 1 लाख लोग आसानी से बैठ सकते हैं। इसके अलावा 1000 4 पहिया और 5000 2 पहिया गाड़ियों की पार्किंग आराम से हो सकती है। स्टेडियम कैंपस के अंदर 2 अस्थायी हेलीपैड भी बनाए जा सकते हैं। स्टेडियम के अंदर 2 बड़े LED स्क्रीन भी हैं, जिसमें शपथ ग्रहण का लाइव दिखाया जा सकता है। तैयारी के लिहाज से जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक स्टेडियम में 45,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है। 200 VVIP मेहमान भी पहुंच सकते हैं। सुरक्षा के मद्देनजर स्टेडियम में बाहरियों के जाने पर रोक लगा दी गई है और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 20 मार्च की शाम तक काम को खत्म करने का आदेश दिया गया है। योगी आदित्यनाथ ने जब सरकार चुनाव से पहले कार्यक्रम किया था, सरकार में रहते हुए बड़ा कार्यक्रम, तो इसी स्टेडियम में जो पात्र छात्र हैं उनको टैबलेट दिए गए थे, लैपटॉप दिए गए थे। यानी जो एक बड़ी योजना सरकार की है उसको पूरा करने की दिशा में इसी स्टेडियम में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। ये अपने आप में एक खास बात है। योगी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह केवल आयोजन के स्तर पर ही भव्य नहीं होगा। इसमें शामिल होने वाले चेहरे भी समारोह की शान में 4 चांद लगाएंगे। मेहमानों की लिस्ट बड़ी और भारी भरकम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा शामिल हो सकते हैं। योगी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में संघ के उच्च पदाधिकारी भी शिरकत कर सकते हैं। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हो सकते हैं। विपक्ष के नेताओं मसलन सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, मायावती को भी निमंत्रण भेजा जाएगा। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री को योगी आदित्यनाथ खुद अपने हाथों से निमंत्रण दे चुके हैं। बाकी मेहमानों को जल्द ही बुलावा भेजा जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह में जिसमें ये VVIPs तो होंगे ही, इसके अलावा खास बात है आम लोग, लाभार्थियों ने इस बार बीजेपी का बहुत साथ दिया है, यह बात सामने आ गई है और लाभार्थियों को भी इस समारोह में शामिल किया जाएगा जैसा हमारे सूत्र बता रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभाओं से रिप्रेजेंटेशन के लिए इन लोगों को बुलाया जाएगा सीमित संख्या में। यानी इतनी बड़ी संख्या में शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी लोग बनेंगे। सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा क्योंकि बीजेपी को दोबारा सत्ता दिलाने में इनका अहम रोल है। अब प्रदेश के 15 करोड़ गरीबों को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। खबर है कि नई बीजेपी सरकार बनते ही मुफ्त राशन योजना को 2024 यानी लोकसभा चुनाव तक बढ़ा दिया गया है, जिसे मार्च 2022 तक के लिए लागू किया गया था। लेकिन इस बीच स्टेडियम को लेकर अखिलेश यादव ने सियासत का एक अलग ही राग छेड़ दिया है। सब जानते हैं। तो चलिए इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए गोरखपुर से मेरे सहयोगी अभिषेक मिश्रा मेरे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, मुझे ये बताइए, सबसे पहले तो मंत्रिमंडल को लेकर किस तरह से वहां पर तैयारियां चल रही हैं और क्या कुछ देखने को मिल सकता है? देखिए, मंत्रिमंडल को लेकर की जो तैयारियां हैं वो जोरों पर हैं और चूंकि
ज़्यादा समय नहीं है, कई नामों को लेकर के चर्चा होती रही, वो नामों पर एक तरीके से सहमति बनती नजर आई है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा क्योंकि ये दूसरा मौका है जब सरकार का गठन हो रहा है, तो ऐसे में एक एक मंत्री को लेकर के चयन करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में इस बात का समय लिया गया, लेकिन अब चूंकि ज़्यादा समय नहीं है, जिस तरह की उम्मीद की जा रही है कि शपथ ग्रहण जल्द हो सकता है, ऐसे में मंत्रिमंडल को भी कई किसी न किसी तरीके से जिस तरीके से जो नाम होंगे, जो इस पद पे जिन्हें रखा जाएगा, उसको लेकर के भी सहमति बनती नजर आ रही है। जी, एक और चीज़ अभिषेक मुझे ये बताइए कि कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल जो होगा वो एक बैलेंस्ड तस्वीर जो है वो सबके सामने पेश करेगा। जैसे यहाँ पर जाति समीकरण जो है उनका ख्याल रखा जाएगा, क्षेत्रीय विकास के मुद्दे भी है जो उनको उठाया जाएगा और तमाम तस्वीरें यहाँ पर हैं जो जहन में रखी जाएंगी। तो और क्या कुछ देखने को मिल सकता है? देखिए, बिल्कुल 2017 के समय में भी जब सरकार का गठन हुआ था, हमने देखा था किस तरीके से एक बैलेंस एक्ट था और इस बार भी उसकी झलक देखने को मिलेगी। जिस तरीके का पिछड़ा, चाहे जो पिछड़ी वर्ग का समूह का जो सपोर्ट मिला है, इसके अलावा दलित वोट बैंक से भी जो सपोर्ट मिला है और इसके साथ ही साथ सवर्णों को लेकर के भी एक अच्छी पकड़ चुनाव में देखने को मिली है। तो एक बैलेंस तो जरूर होगा, किन किन नेताओं को तरजीह मिलेगी ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लगभग 50 के करीब इनकी संख्या हो सकती है, लेकिन ये बात तो तय नजर आती है क्योंकि जिस तरीके का सामाजिक समीकरण चुनाव में पार्टी के लिए देखने को मिला था, वैसे ही सामाजिक समीकरण हमको मंत्रिमंडल में भी दिखेगा, जहां पर अलग अलग मंत्रियों को अलग अलग समाज से लाने की चर्चा जोरों पर है। महिलाओं का भी इसमें पार्टिसिपेशन दिखाई देगा, ब्यूरोक्रेट्स भी इसमें फहरिस्त में होंगे, तो कहीं ना कहीं एक बैलेंस एक्ट होगा और उसके अनुरूप ही मंत्रिमंडल का जो गठन होगा उसमें चेहरे शामिल किए जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी डिटेल के लिए अभिषेक आपका। और चलिए इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाएगा, गुड न्यूज टुडे पर खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।